everyone, it's indeed inspiring to see you back again and हम डिस्कस कर रहे हैं Microsoft Azure के आर्किटेक्चर के बारे में और हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि स्नोफ्लेक सर्वर्स जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल ऑन प्रेमाइसेस में होते हैं और उसी के साथ साथ जो इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे केस में होता है जब हम क्लाउड में मूव करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हम थोड़ा-सा और डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें कि ये होते क्या हैं एग्ज़ैक्टली। तो चलिए हम क्विकली मूव करते हैं अपने पेंट विंडो के ऊपर और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 सर्वर्स के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक हमारे पास हो गए स्नोफ्लेक सर्वर्स, तो सबसे पहले हम लेट्स हैव दिस एज़ अ स्नोफ्लेक सर्वर एंड सेकंड एक फीनिक्स सर्वर की बात करते हैं और तीसरी बात करते हैं हम एक हमारे इम्यूटेबल सर्वर्स जिसके बारे में कहा गया है क्लाउड के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये 3 हो गए। सो लेट मी राइट देयर नेम्स आल्सो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में स्नोफ्लेक सर्वर्स हैं। सो लेट मी राइट दैट। तो SNOW स्नोफ्लेक, FLAK स्नोफ्लेक हो गए। दूसरे हमारे पास जो है इट इज़ बेसिकली PHOENIX Phoenix server, and the third one we have is the immutable server, IMMUTABLE immutable। ओके, अब स्नोफ्लेक जो सर्वर होता है इसके बारे में अगर बात करें तो ये पूरा मैनुअली ऑपरेट होता है, MANUALLY मैनुअली ऑपरेट होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम अब नहीं रिकमेंड किया जाता कि हम मैनुअली ऑपरेटेड सर्वर्स यूज़ करें, बट ठीक है। ये मैनुअली इसको हम स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो हम सेट करके रखते हैं। और इसमें जो है जितने भी हमारे पास में सर्वर्स होंगे क्योंकि उन्हें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो इसमें जो भी पैरामीटर्स पास किए जाएँगे वो पैरामीटर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ओके, सो ऑल द पैरामीटर्स इन द स्नोफ्लेक सर्वर्स दे विल बी डिफरेंट। अब इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि भई अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तब तो आप इसे यूज़ कर लो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, तो दैट इज़ अ बेनिफिट कि मैंने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की तरीके से इसे कॉन्फ़िगर किया है। देन अब इसमें क्या है, तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम था क्या सेटअप करना है, क्या रिक्वायरमेंट करनी है, आपने वैसे ही उसे कॉन्फ़िगर किया है। एंड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म यू नीड नॉट टू अपडेट इट और मेक एनी मॉडिफिकेशन। तो ये एक अच्छा इसका बात है, बट ड्रॉबैक क्या है इसमें, अगर आप अपडेट्स लेके आना चाहते हैं तो भई वो ड्रॉबैक वो चैलेंजिंग है, ठीक है? तो क्योंकि आप जैसे ही अपडेट लेके आएँगे फिर मैनुअली हर जगह उस अपडेट को लेके आना, क्लीन अप एक्टिविटीज़ चलाना, तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है स्नोफ्लेक्स के केस में। फिर एक बार डॉक्यूमेंटेशन कर दिया और उसी को आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं वो तो एडवांटेज है, पर अपडेट आने के साथ में डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रहा है, तो जब डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रहा है तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे ही कोई अपडेट आ रहा है, न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो स्नोफ्लेक सर्वर्स के डिसएडवांटेज हैं। तो क्या करें? तो रिकमेंड करते हैं भई आप फ़ीनिक्स यूज़ कर लो। ओके, फ़ीनिक्स सर्वर यूज़ कर लो। अब फ़ीनिक्स वर्ड आपने सुना होगा। फ़ीनिक्स क्या होता है भई? फ़ीनिक्स उस चिड़िया को बोलते हैं जो भई अभी एग्ज़िस्ट करती है और फिर वो ख़त्म हो जाएगी और फिर एग्ज़िस्ट करेगी। मतलब वो अपने एशेज़ से फिर से वापस से खड़ी हो जाएगी। उसको फ़ीनिक्स मतलब एक हाइपोथेटिकल है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मैनुअल नहीं है, दिस इज़ ऑटोमैटिक, AUTOMATIC ऑटोमैटिक है। तो ऑटोमैटिक विद द यूज़ ऑफ सम कोड या स्क्रिप्ट्स के थ्रू इसे बेसिकली बनाया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या हो गए? इसका एडवांटेज पहले तो यही हो गया कि ये ऑटोमैटिक है, ठीक है? कि कुछ किसी कोड के थ्रू डिफ़ाइन कर देंगे इसे और जब-जब भी कुछ चेंजेस होंगे तो उसके वर्जन्स निकलते रहेंगे। तो इसमें वर्जन्स हो सकते हैं, वर्जनेबल है। उसके बाद में जब आप चाहें तब इसका रेप्लिका क्रिएट कर लें, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज, है ना? यू कैन क्रिएट रेप्लिका। और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने सेट कर दिया, इट विल वर्क। इनफैक्ट कोई शॉर्ट टर्म अपडेट्स है उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो ये इसकी अच्छी चीज़ें हैं। अब सिमिलर टू स्नोफ्लेक इसमें कभी-कभी अपडेट करना और क्लीन अप एक्टिविटी करना जो है, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो वो एक इसमें डिसएडवांटेज हम या लिमिटेशंस में काउंट कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन यहाँ पे क्या हो सकता है
कि देखो सब कुछ कोड मैनेजमेंट में नहीं आता, मतलब एवरीथिंग वी कैन नॉट मैनेज अंडर कोड। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें मैनुअल करनी पड़ती हैं, जो ह्यूमन एफर्ट्स जहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट अंडर कोडिंग इटसेल्फ, स्क्रिप्टिंग। तो जहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं तो वो एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन आप मान सकते हैं। अब जो है क्या फ़ीनिक्स ही यूज़ करना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप बेसिकली immutable सर्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ immutable सर्वर्स, इन दैट केस व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंस, तो एक चीज़ सिमिलर है, ये भी ऑटोमैटिक हैं, दे आर ऑल्सो ऑटोमैटिक। अब बेसिकली डिफ़रेंस क्या है? तो ये बेसिकली कोई एक मास्टर इमेज होती है, एक मास्टर इमेज बनाई जाती है, तो वहाँ से इसे क्या कर लिया जाता है, इसको प्रोविज़न कर लिया जाता है या एक बना लिया जाता है, ठीक है? तो इसको एक बार ही मास्टर इमेज से क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर बेसिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो डिफरेंस क्या आ रहा है फिनिक्स और इसमें, कि इसमें ये इम्यूटेबल है, चेंजेस नहीं होंगे। तो सेम सिमिलैरिटी तो ये है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी कोड के थ्रू आता है, डिफाइंड बाय कोड होता है, वर्जनेबल है, ठीक है। इसे भी इसकी भी रेप्लिकास बनाई जा सकती हैं, ये भी अच्छा है। ओके, अब ये क्या है, ये अनएक्सेसिबल हो जाता है, अनएक्सेसिबल। तो अनएक्सेसिबल हो गया तो ये ज़्यादा सिक्योर हो गया, तो ये इसका एक बेटर एडवांटेज हो गया किससे, फिनिक्स से। बाकी तो सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, है ना? तो ये एक बेसिकली एडवांटेज हो गया। उसके बाद में इसमें एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, पर क्या है, इसमें फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एडवांटेज भी है, और इसको डिसएडवांटेज बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो नहीं हो पा रहे हैं तो डिसएडवांटेज भी है, बट ये मोर ऑफ एडवांटेज के तौर पे लिया जाता है। स्केलेबल है, ये एक अच्छा एडवांटेज है इसका कि इट इज़ स्केलेबल। तो मास्टर इमेज की हेल्प लेकर के इसको स्केल किया जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा इसका नाम ही है इम्यूटेबल, तो इसका पहला डिसएडवांटेज ही क्या हो गया, इम्यूटेबिलिटी अपने आप में ही इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो इस मॉडल में फिट नहीं आएंगी, तो बेसिकली इम्यूटेबल सर्वर्स उनके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, स्नोफ्लेक या फिनिक्स? तो मैं होऊंगा तो मैं चूज़ करूंगा फिनिक्स वाले को, स्नोफ्लेक को मैं नहीं चूज़ करूंगा, फिनिक्स चूज़ करूंगा, अगर जो एप्लीकेशन इम्यूटेबिलिटी या इम्यूटेबल सर्वर्स में फिट नहीं बैठती हैं उनके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस है ना, कंप्लीटली इफ़ यू वांट टू रिप्लेस ऑन सम डेटा, दैट मे नॉट बी पॉसिबल, तो बेसिकली इसलिए मैं क्या करूँगा, फिनिक्स यूज़ करूँगा वहाँ पे। अब जैसे लॉग मैनेजमेंट वगैरह है या फॉरेंसिक एनालिसिस है, तो वहाँ पे भी शायद इम्यूटेबल उतना इफेक्टिव नहीं रहे जितना हमारा फिनिक्स रहेगा। तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप कौन सा वाला यूज़ करेंगे, स्नोफ्लेक, फिनिक्स या इम्यूटेबल? इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे? आई होप दिस वाज इंसाइटफुल, और ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए you can write in the comment box. We will come back and answer. Thank you very much for watching. Do like, share and subscribe.